नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में सीपीएस पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो जुबानी जंग जो है वो चल रही है। असली पटकथा पर्दे के पीछे लिखी जा रही है। दोनों दल एक दूसरे को मात देने के लिए रणनीति बना रहे हैं। भाजपा 6 सीपीएस के अलावा कैबिनेट रैंक पाने वाले 3 अन्य विधायकों की सदस्यता पर भी प्रश्न उठा रही है। वहीं कांग्रेस की नजर भाजपा के उन 9 विधायकों पर टिकी है जिनका मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। भाजपा कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए राज्यपाल के पास जाने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस भी भाजपा के 9 विधायकों पर नजर गड़ाए बैठी है। तीर दोनों तरफ कमान से बाहर निकलने वाले ही हैं। दोनों नहले पर दहला मारने के चक्कर में हैं। बस नजर इस बात की है कि पहल कौन करता है। इन्हीं राजनीतिक सरगर्मियों के बीच भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता को लेकर भी चर्चा तेज है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों पर सदन में हंगामा करने का आरोप है। इस दौरान यह आरोप भी लगा था कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास जाकर इन्होंने कागज फाड़े। शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय आने वाले समय में कभी भी आ सकता है। यदि अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे तो भाजपा पर मुश्किल आ सकती है। इन विधायकों में ऊना से सतपाल सत्ती हैं, नाचन से विनोद कुमार, चुराह से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी और सुलह से विपिन परमार, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, बल से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज का नाम शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें नोटिस दे रखे हैं। इसके जवाब भी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को मिल चुके हैं। अब कार्रवाई होनी जो है वो शेष है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में फिर उपचुनाव की आहट सुनाई दे सकती है। सभी के मन में इस तरह का प्रश्न जो उठ रहा है कि क्या प्रदेश फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि इस साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद भी उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई थी। अब फिर से उसी तरह की स्थिति पैदा होने के आसार बन रहे हैं। वर्तमान में 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 40 और भाजपा के 28 विधायक हैं। अब आपको सुनाते हैं कि सत्ता पक्ष ने हर्ष महाजन के बयान पर क्या कुछ कहा है। हिमाचल की राजनीति में भाजपा नेता हर्ष महाजन कॉमेडी किंग की भूमिका में अपने वक्तव्यों से हिमाचल प्रदेश की जनता का मनोरंजन करने का कार्य कर रहे हैं। सीपीएस की नियुक्ति के विषय में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत जिस प्रकार की बयानबाजी हर्ष महाजन जी ने सरकार को लेकर और विधायकों की सदस्यता को लेकर की है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार गिराने के अपने मंसूबों में असफल होने के उपरांत हर्ष महाजन एक बार पुनः जिन सपनों की दुनिया में रह रहे हैं वो वास्तविकता के ऊपर आधारित नहीं हैं और सरकार की चिंता करने की बजाय हर्ष महाजन जी को अपनी राज्यसभा की जो सदस्यता है उसकी चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सीपीएस का निर्णय उच्चतम न्यायालय से आने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के नेता अति उत्साह में सदस्यों के विधानसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने, सरकार के गिर जाने को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन भाजपा नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप अपना जो ये मंसूबे हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सरकार को गिराने के, आपके ये किसी भी स्तर पर कभी भी सफल होने वाले नहीं हैं। और मुख्यमंत्री को लेकर हर्ष महाजन जी ने जो टिप्पणियां की हैं, मैं महाजन साहब आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी और भाजपा नेताओं की मुख्यमंत्री के खिलाफ जो षड्यंत्र और टिप्पणियां हैं वो हिमाचल विरोधी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को कर्ज और केंद्र की मेहरबानी से मुक्त कराने के रास्ते के ऊपर एक स्वाभिमानी हिमाचल बनाने के रास्ते पर अग्रसर हैं।
तो चलिए अब चर्चा करेंगे। उज्जवल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, विवेक शर्मा प्रवक्ता बीजेपी और कुशल जेटी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। कोशिश करेंगे जानने की कि क्या हिमाचल जो है राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। उज्जवल जी, विवेक जी, कुशल जेटी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले उज्जवल जी, आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्या हिमाचल में फिर जो राजनीतिक संकट है जो फरवरी महीने के बाद हिमाचल ने देखा, क्या आपको लगता है कि उपचुनाव की आहट जो है हिमाचल में फिर देखने को मिल सकती है? उज्जवल जी। उज्जवल जी, जिस तरह से भाजपा, देखिए भाजपा जिस तरह से राज्यपाल के पास जाने की तैयारी कर रही है और कह रही है कि 9 विधायक कांग्रेस के हैं, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे, और कांग्रेस अलग से जो 9 विधायक भाजपा के हैं उन पर नजर गड़ाए बैठी है क्योंकि उनका फैसला भी जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास है। तो मैं जानना चाहता हूं, दर्शकों को यह बताइए कि क्या हिमाचल में आने वाले वक्त में उपचुनाव देखने को मिल सकते हैं? क्या राजनीतिक अस्थिरता की ओर फिर हिमाचल बढ़ रहा है? अनिल जी, देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। हिमाचल में जो पिछले फरवरी महीने में राज्यसभा इलेक्शन के दौरान जो सियासी घटनाक्रम हुआ था, और उसमें जो एक नई हिमाचल की सियासत में नई चीज देखी गई थी, और संभवतः पहली बार ऐसा नजर आया था कि जो रूलिंग पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने जो है वो बीजेपी का दामन, उन्होंने बीजेपी में वो बाद में चले गए थे, और फिर वही जो 3 इंडिपेंडेंट थे वो भी बाद में बीजेपी में आ गए थे। तो इसका किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए और यही माहौल बना कि एक जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो जो है वो गहराता जाएगा। लेकिन जो मैंडेट आया लोकसभा इलेक्शन के साथ होने का, भाजपा को कोई फायदा नहीं मिला, और जो रूलिंग पार्टी है उसने जो है वो अपने जो भी 6 एमएलए उनके गए थे, बावजूद इसके जो है वो 40 का वो फिगर जो है वो उन्होंने रिटेन कर लिया। तो राजनीतिक अस्थिरता वहां देखी गई थी। और एक बार अभी हम देखें तो अभी जो सीपीएस 6 गए हैं, जो हाई कोर्ट ने इन्हें इनको वो कर दिया है, सीपीएस से संवैधानिक करार कर दिया गया है। अब जो अगला जो कदम है वो डिपेंड करेगा भाजपा का मूव क्या रहेगा। भाजपा जो है वो इसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी, कि इसमें राज्यपाल के पास जाया जाएगा कि नहीं, या जो है वो इनको अनसीट करने के लिए उसकी क्या पूरी स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि अभी तक भाजपा ने इसे लेकर एक जो सार्वजनिक तौर पर पत्ते नहीं खोले हैं। अभी बेशक हर्ष महाजन का जो बयान आया है कि हम जो है वो गवर्नमेंट को गिराएंगे, तो ये नई बात नहीं है, ये पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल इसमें चीजें हैं उन पे अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये भी चर्चा है कि अभी जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं, जयराम ठाकुर हैं, राजीव बिंदल हैं, वो महाराष्ट्र और जो झारखंड में इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे बिजी हैं, और जो भी 23 के बाद जब भी इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा और वहां के रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद जो है वो भाजपा जो भी इस मुद्दे पर अपना जो है वो अगला कदम उठाएगी, राज्यपाल के पास जाएगी और इलेक्शन कमीशन के पास गुहार लगाएगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा जो है वो अपना इस मौके अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देगी। ये तो भाजपा की बात हुई। लेकिन इसमें एक भाजपा ने नई बात जो कही है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो बात की है, उसमें भाजपा ये भी बोल रही है कि बात 6 की नहीं है, बात 9 की है, क्योंकि 3 और जो एमएलए हैं उनको भी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने कैबिनेट रैंक दिए हैं और वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। तो निश्चित तौर पे इसमें जो वो बहुत दिलचस्प आगे हमें देखने को मिलेगा हिमाचल की सियासत में। और इसमें ये भी गौर करना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है वो पूरी तैयारी के साथ है। उन्हें पहले ही से ही आभास है कि भाजपा जो है वो कुछ भी इस तरह की स्ट्रेटेजी आगे कर सकती है। इसलिए देखो, इतना लंबा समय हो गया जो भाजपा में जो बजट सेशन में भाजपा के विधायकों ने जो हंगामा किया था, उसको लेके अभी तक मानसून सेशन भी हो गया और अब नेक्स्ट मंथ से विंटर सेशन आना है धर्मशाला में। लेकिन अभी तक वो जो उनका जो 9 एमएलए हैं भाजपा के, उनका जो मामला है वो अभी तक स्पीकर के पास पेंडिंग है।
और यही इसमें स्ट्रेटेजी दिख रही है सरकार की कि अगर कोई भी इस तरह भाजपा की तरफ से अनसीट करने का कोई ऐसा स्ट्रेटेजी या प्लानिंग की गई तो उसमें हम भी अपनी तरफ से पलटवार करें। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, और जो ऐसी बयानबाजी भी आ रही है उससे भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नया आने वाले समय में ठीक है, हिमाचल की सियासत में मिल सकता है। जी ठीक है। कुशल जेट्टी जी, देखिए जी ये सच है कि पिछली बार जो है भाजपा की तरफ से भी कोशिश की, लेकिन बगावत आपके घर में भी थी, लेकिन फिर भी आपकी रणनीति या सुखविंदर सिंह सुक्खू की रणनीति 34 से 40 पर तो ले आए आप। इस बार क्या रणनीति है, क्योंकि भाजपा फिर से तैयारी कर रही है, अब राज्यपाल के पास जाने के लिए चिट्ठी तैयार है, राज्यपाल जी का इंतजार हो रहा है। अगर भाजपा जाती है और आपके 9 विधायकों की जिस तरह से बात कर रही है, दावा कर रही है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपके पास तुरूप का इक्का रखा हुआ है क्या? अनिल जी, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने षड्यंत्र रचने थे, और जैसे कि उज्जवल भाई ने कहा कि रात दिन षड्यंत्र रचने वाली ही पार्टी बन गई हिमाचल प्रदेश में खासकर। जहां तक रही गवर्नर के पास जाने से कोई रोक थोड़ी सकता है, लेकिन जहां तक टेक्निकल बात तो ज्यादा उज्जवल जी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नर के पास कोई ऐसी शक्तियां, ऐसे अधिकार नहीं है कि वो किसी विधायकों की अनसीट कर सके। गवर्नर जो है वो चुनाव आयोग सलाह लेता है, चुनाव आयोग जो सलाह देगा उसके अकॉर्डिंगली गवर्नर काम करता है। अब जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, तो भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा सबके ऊपर लागू होगा। और जहां तक रही इन्होंने एक बात, ये जब ये उठाते हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट के तहत 6 विधायकों की सीट अनसीट कर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब से सरकार बनी है सरकार को अस्थिर करने के प्रयास लगातार कर रही है। वो किसी भी विषय को, वो चाहे उन्होंने फरवरी में जो राज्यसभा के चुनाव में किया वो आपके समक्ष है, अब ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 6 विधायकों को सीपीएस पद से हटाया, ये अनसीट नहीं होंगे। कारण क्या है कि ये कोई किसी भी प्रॉफिट पोस्ट के ऊपर ये अवेलेबल ही नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी मैं 5-6 राज्यों के केस पेंडिंग पड़े हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग प्रदेशों में भी सीपीएस बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में भी सीपीएस बनाए हैं। लेकिन इन सीपीएसओ को ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया, ना उनको ऐसी कभी वो किसी के एज ए मंत्री उन्होंने किसी फाइल के ऊपर साइन किया। वो सिर्फ एक सरकार का अंग बनने के लिए उनको सीपीएस बनाया गया था, और वो कोई भी सरकार करती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कभी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी तो वो भी सीपीएस के पद जरूर भरेगी। लेकिन इनको आज दिक्कत सीपीएस से नहीं है, इनको दिक्कत सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से है। ये नहीं चाहते सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार रहे, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 2 साल से जो व्यवस्था परिवर्तन कर रही है, जो हिमाचल प्रदेश में गरीब गांव तक लोगों के साथ जो है उनका दुख दर्द आपस में बांट रही है, उसके लिए काम कर रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार। ठीक है। कोई भ्रष्टाचार करो सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इतने देखो हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष के अंदर हमने भी इतनी सरकारें देखी हैं, 2 वर्ष के अंदर जितनी विपदाएं हिमाचल प्रदेश में आई, चाहे वो राजनीतिक थी चाहे प्राकृतिक विपदाएं थी, उसके बावजूद फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। और मुझे लगता है यही भारतीय जनता पार्टी की टीस है। कहीं ये सरकार 5 साल टिक गई तो अगले 5 साल भी जनता इनको समर्थन देगी, और हम कहीं 10-15 साल इस सत्ता से हिमाचल प्रदेश में पिछड़ न जाए। ठीक है कुशल जेट्टी जी, अपने अपने दावे हैं। कल हर्ष महाजन जी बोल रहे थे कि 20-25 साल अब भाजपा हिमाचल से नहीं जाएगी, आप कह रहे हैं 10-15 साल। विवेक शर्मा भाजपा की तरफ से जुड़े हैं। विवेक जी, आपने एक चिट्ठी तैयार कर रखी है भाजपा की तरफ से, कई बार कहा गया है कि हम तैयार हैं राज्यपाल के पास जाने के लिए। पहले 6 विधायक थे, अब 9 हो गए हैं। क्या रणनीति है भाजपा? 40 से क्या 34 से फिर 31 पे, किस तरफ आपकी नजर है? ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप अस्थिर करना चाह रहे हैं सरकार को। हमारे कांग्रेस के मित्र कुशल जेट्टी जी ने भी कहा कि अनेक तरह की विपदाएं आई प्रदेश में, कभी आर्थिक आई, कभी प्राकृतिक आई, लेकिन अब की बार ये कानूनी आई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आई। और ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो विषय और जो शब्द निकल के आया है,
मैं थोड़ा सा इसका व्याख्यान करना चाहता हूं। हम तो कानूनी तौर पर इस विषय को लेकर के अदालत में गए थे कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं सीपीएस की, ये गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, इन्हें हटाना चाहिए। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो विषय आया, ये आया है जो लीगल वहां का डिसीजन आया है, उस डिसीजन में ये शब्द निकल के आया है, हमारे यहां से निकला हुआ शब्द नहीं है। पहले तो मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहता हूं। अब रहा विषय इसमें भारतीय जनता पार्टी के का स्टैंड का। दो प्रांतों में चुनाव है, जैसा उज्जवल शर्मा जी ने अभी बताया। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष एलओपी दोनों प्रदेश से बाहर हैं। संभावित है आज या कल वो लौट आएंगे। लौटने के बाद विधायक दल की हम बैठक के पश्चात उनसे निर्णय लेने के बाद पार्टी अपना स्टैंड लेगी। चिट्ठी अभी तक तो तैयार नहीं हुई है, लेकिन चिट्ठी तैयार करने में बहुत समय नहीं लगता, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हम इसके ऊपर पूरी तरह से, क्योंकि दिस इज अ लीगल मैटर, इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल मैटर। अब जो कानूनी चीज है उसका कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ही आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और हम उसके सारी एक्सरसाइजेस को एक्सप्लोर कर करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो इस संबंध में है। अन्यथा भावनात्मक दृष्टि से हम कुछ भी कह जाएं, एक भावनात्मक उसमें आकर के, पहलू में आकर के, या मैं जोश में आकर मैं कहूं कि हम सरकार गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं होगा। वास्तुस्थिति है कि हम कानूनी पहलुओं पे नजर बनाए बैठे हैं, जो मुनासिब होगा हम प्रदेश हित में हम वो करेंगे। जी ठीक है उज्जवल जी, देखिए हम बात कर रहे हैं कि क्या उपचुनाव की नौबत आएगी। हर्ष महाजन अपने एक बयान में कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की तरफ से हमारे 9 विधायकों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है तो उसके बाद कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए खुला है, हम जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव दोबारा हो, ये भी वो साफ कर गए। वो साफ कर गए कि हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या लगता है आपको, ऐसी स्थिति बन सकती है हिमाचल में? देखिए अनिल जी, हर्ष महाजन के जो बयान है उनको मेरे हिसाब से उतनी गंभीरता से अभी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि विवेक जी ने भी अभी लीगल एंगल की बात की है। तो अभी इस तरह की बातें करना ये क्या की बात हो जाएगी, और भविष्य में क्या होगा, क्योंकि सारा मैटर जो है वो लीगल मैटर राज्यपाल के पास भाजपा जाएगी अगर, तो वो राज्यपाल के पाले में गेंद रहेगी कि वो अपने विवेक से क्या डिसीजन लेते हैं। और अगर भाजपा के जो 9 एमएलएस हैं उन पे स्पीकर अगर कोई एक्शन लेते हैं डिस्क्वालीफाई का, तो उसके आगे भी कोर्ट में दरवाजे जो है वो भाजपा के लिए खुले हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, और इसे हम एक तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी के तौर पर हम ले सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव होना है, क्या होना है, उस पे जो है वो खाली बयानों से इस चीज को, मुझे तो नहीं लगता कि इस पे जो है वो कोई इसका अर्थ निकालना चाहिए। ठीक है कुशल जेठी जी, सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और आप बिलासपुर की तरफ रुख कर रहे हैं, अब कार्यक्रम वहां कर रहे हैं। लेकिन क्या जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, प्रतिभा सिंह हैं, संगठन में भी चुनाव होने हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ ये सीपीएस का मामला आ गया है। किस तरह से कांग्रेस जो है अब रणनीति बना रही है? देखिए बचना तो आपको अपनों से भी है, भाजपा कानूनी लड़ाई, और फिर अपनों एक मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, वहां भी आपको किसी ना किसी को एडजस्ट करना है। और पिछली बार जो गलती मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर हुई थी और जिसके बाद फूट पड़ गई थी, तो अभी चुनौतियां बहुत सारी हैं आप लोगों के पास। किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है इन चुनौतियों से निपटने के लिए? कुशल जेठी जी। चुनौतियों के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, चुनौतियों को तो हम हर स्वीकार करते हैं। चुनौतियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी उम्र चुनौतियां झेली है। हाँ। लेकिन और जहां आपने बिलासपुर का क्वेश्चन किया, बिलासपुर जरा मिडिल ऑफ द हिमाचल पड़ता है, वहां पर सबको, कार्यकर्ताओं को, जनता को आना जाना थोड़ा इजीली होता है। इस करके बिलासपुर का स्थान मुझे लगता है कि पार्टी सरकार ने तय किया। और जहां तक रही कि मंत्रिमंडल विस्तार की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का
प्रेरोगेटिव है, वो किसको मंत्रिमंडल मिले किसको ना लें ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और सरकार 2 साल जहां इतना विरोध होने के बावजूद, इतनी आपदाएं आने के बावजूद स्मूथली चल रही है, वहां अगले 3 वर्ष भी ये कार्यकाल पूरा करेगी। और जो जनता के हित की सरकार इस बार जो चुनी गई है, जो जनता के हित के लिए काम कर रही है, और मुझे लगता है वो कंटिन्यू आगे रखेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी को फर्ज बनता है विरोध करना, विरोध करे, लेकिन मेरी एक राय भारतीय जनता पार्टी को यह है कि वो विरोध जनता के मुद्दों को लेकर करें। जैसे कि हर्ष महाजन जी का बयान है, वो पॉलिटिकल बयान है, उस बयान से आप सिर्फ केवल सनसनी पैदा कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा। ये सनसनी पैदा करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये शोभा नहीं देता। इससे हिमाचल प्रदेश की बेइज्जती होती है, पूरे राष्ट्र में बेइज्जती होती है, और पहले भी पूरे राष्ट्र में हिमाचल प्रदेश की कई इशू के ऊपर ये लोग बेइज्जती कर बैठे हैं। इनको हिमाचल सबका है यार, भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। अगर हिमाचल की बात करें, आप हिमाचल प्रदेश में किस तरह से सुधार किया जा सकता है, इसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे ठीक की जा सकती है, कैसे इसका रेपुटेशन पूरे देश में। हिमाचल प्रदेश को हम बचपन से देखते हैं यार, जब भी कहीं जाओ बाहर जाओ कि ये बंदा हिमाचल प्रदेश से आता है, बोलते हैं यार शरीफ आदमी है, ये हिमाचल का आदमी है, ये शरीफ है। लेकिन आज हमारी हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी बना दी कि हिमाचल प्रदेश में सारे जितनी भी साजिशें हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, जितनी गड़बड़ है हिमाचल प्रदेश में हो रही है, वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, कल को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है, लेकिन हिमाचल रहना चाहिए। हिमाचल की जो आन बान शान है वो हिमाचल की रहनी चाहिए। लेकिन ऐसे अपने राजनीतिक शॉर्टकट लाभ के लिए जो सनसनी पूर्व जो ये बयान इनके जो नेता देते हैं, मुझे लगता है उनसे शॉर्टकट के लिए क्यों सनसनीखेज बयान देते हैं आप? देखिए, ये आरोप जो है आज नहीं है, बहुत पहले से लगता है कि भाजपा सनसनीखेज बयान देने में माहिर है, माहौल बनाने में माहिर है। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी जब न्यायालय में गई तो इसी विषय को लेकर गई थी कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप इसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, और इन्होंने 6 करोड़ रुपया अधिवक्ताओं के ऊपर खर्च दिया ये साबित करने के लिए कि इनकी सीपीएस की नियुक्तियां सही थी। और आज इस सर्वोत्तम न्यायालय में खड़े हैं, वहां कितना खर्च होगा अभी आंकड़े नहीं आए हैं। वास्तु स्थिति यह है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी संगठनात्मक परिपक्वता हो सकती है, लेकिन उनमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, और उसी का खामियाजा आज हिमाचल प्रदेश के आम जन भुगत रहा है। हम भी भुगत रहे हैं, माननीय कुशल जेठी जी भी भुगत रहे हैं, और कहीं ना कहीं उज्जवल शर्मा जी भी मेरे बात से सहमत होंगे। वास्तु स्थिति यह है, और कम शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूं। और रहा प्रश्न इस बात का जो आपने ये अभी विषय लिया 9 उनका विधायकों का, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जो आपने कहा पेंडिंग पड़ी है, मैं ये बता दूं 370 को लेकर के अभी जो तमाशा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हुआ और जिस तरह से वहां हाथापाई हुई और सब कुछ हुआ, अगर उन चीजों को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बावजूद अगर कोई किसी के मन में द्वेष भाव की भावना से कोई ग्रसित हो और अगर कोई ऐसी हरकत करता है, तो इसके खामियाजा आगामी समय में भी कांग्रेस को बहुत से प्रांतों में भी भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। छोटे मोटे मनमुटाव कई बार हम भी आपस में भिड़ जाते हैं, इसमें भी आपके चैनल्स पे भी भिड़ जाते हैं। कई बार भावनात्मक दृष्टि से कुछ ऐसे शब्दों का भी उपयोग हो जाता है जो मुनासिब नहीं होता, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है। इसको अगर इसमें अगर राजनीति तलाशने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है विधानसभा के अध्यक्ष के पद के अनुरूप ये सब चीजें नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के हृदय में भी कोई ऐसी द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, विवेक जी, उज्जवल जी और कुशल जेठी जी। अपनी अपनी राय रखी आपने, लेकिन ये अब वक्त बताएगा आने वाला कि हिमाचल क्या राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है, क्या आने वाले टाइम में फिर से उपचुनाव की नौबत आ सकती है या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज। नमस्कार।